हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम 2021 में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास हमारी थोड़ी सी आज की लंबी हो सकती है, तो आप इसमें लास्ट तक बने रहें और सारे क्वेश्चनों का आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये क्वेश्चन हमने MPMSU 2020 में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A नंबर का क्वेश्चन था, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। आप इसके नोट्स यहाँ पे देख लें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी एन्यूमरेट द स्कोप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हमें यहाँ पे स्कोप्स बताने हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, तो हम इसके स्कोप्स को एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। सबसे पहले क्या आ जाती है हमारी, किसी भी डिसीज अगर हो रही है तो उसको प्रिवेंट करना, क्योर करना और उसको प्रमोट करना। तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीज थ्रू द इम्यूनाइजेशन, हम इम्यूनाइजेशन करके डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल करके हम जो डिसीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन उसका कर सकते हैं। और क्योर कैसे कर लेंगे, अगर कोई डिसीज़ है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट देके, सेफ ट्रीटमेंट देके हम उसको क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, केयर ऑफ द डिसेबल एंड क्रॉनिकली इल पेशेंट। जो रिहेबिलिटेशन हम किनको देंगे, जो डिसेबल पर्सन है उनकी केयर करके, जो अगर कोई क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट है उनकी हम केयर करके रिहेबिलिटेटिव सर्विस देंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सपोर्ट फॉर रिकवरी एंड री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। जो सोसाइटी में पीपल रह रहे हैं उनको रिकवरी के लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्ट नेटल केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज उसमें क्या रहेगा, एंटीनेटल केयर देंगे, इंट्रानेटल और पोस्ट नेटल केयर। एंटीनेटल में 4 विजिट कंपलसरी हैं, वो उनको समझाना है। इम्यूनाइजेशन, मदर इम्यूनाइजेशन समझाना है। इंट्रानेटल में डिलीवरी के लिए जो मदर हैं उनको प्रिपेयर करना है, उनकी केयर करना है। पोस्ट नेटल में जो मदर हैं उनको हेल्दी लाइफस्टाइल को वो अडॉप्ट करे, इस तरीके से उन्हें एक्सरसाइजेस बतानी है। और जो चाइल्ड है उसकी इम्यूनाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए उनको समझाना है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बताना है कि फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी के बीच में 3 ईयर का गैप उनको रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्कूल एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, हेल्थ चेकअप ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं उनमें हेल्थ चेकअप पीरियोडिकली होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग एंड सर्विसेज। उनको क्या करना, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग हमें यहाँ पे देना है। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के बारे में समझाना है पीपल्स को। पॉपुलेशन कंट्रोल अवेयरनेस, पीपल्स में जो सोसाइटी के पीपल हैं उनमें पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से वह पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड्स होती हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन्वायरमेंटल हेल्थ, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। सेफ वाटर सप्लाई करना है, सैनिटेशन बना के रखना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंट्रोल ऑफ डिसीज़, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कंट्रोल। जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनको हमें फैलने से, स्प्रेड होने से बचाना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन, रिकॉर्ड एंड रिसर्च, वर्किंग विद द हेल्थ टीम मेंबर्स, कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट एंड NGOs। जो हेल्थ टीम मेंबर्स हैं उनके साथ हमें मिलके वर्क करना है, कोऑर्डिनेट करना है। और जो गवर्नमेंट और NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज होती हैं उन सब से मिलके हमें कोऑर्डिनेट करके वर्क करना है। मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स, जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं वो सबको हमें मेंटेन करके रखना है। हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग हमें करवानी है। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी हेल्थ रिसर्च, जो कम्युनिटी हेल्थ रिसर्च है उनमें हमें पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट का क्लोज सी, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। हमें यहाँ बताना है कि क्यों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंस होते हैं, जरूरी होते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का पूछा गया है। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आर एसेंशियल टूल्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बिकॉज दे ensure continuity, quality and evolution of care provide to individual families and community। रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स क्या है, असेंशियल टूल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जो क्या इंश्योर करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ केयर को, क्वालिटी ऑफ केयर को, और जो केयर हो रही है उसको इवोल्यूट करते हैं।
और जो फैमिलीज़ हैं उनको कंटिन्यू केयर यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, सारी चीज़ का इवोल्यूशन करने के लिए रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है। हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हिस्ट्री, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेस। दिस हेल्प द डिफरेंट हेल्थ वर्कर टू गिव द कंसिस्टेंट एंड अप्रोप्रिएट केयर विदाउट रिपीटेशन एंड एरर। रिकॉर्ड्स है वो अगर हम बना के रखेंगे तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पेशेंट की हमारे पास में रहेगी, उसका हिस्ट्री, ट्रीटमेंट, प्रोग्रेस सारा हमारे पास में रिकॉर्ड्स रहेगा, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा कि अगर कोई दूसरा हेल्थ वर्कर्स उसको क्या कर रहा है वो केयर कर रहा है उसकी, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वह उस चीज़ को रिपीट ना करे या किसी प्रकार के एरर किए बिना उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। दे एक्ट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, एंश्योर एवरीवन इज इन्फॉर्म अबाउट द पेशेंट कंडीशन एंड केयर प्लान। तो जो अगर रिकॉर्ड्स हम बना के रखेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हेल्थ मेंबर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन या फिर उनकी किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके कोई कम्युनिकेशन करना है डॉक्टर्स के साथ या अदर हेल्थ वर्कर के साथ, तो हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स प्रेजेंट है तो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लानिंग एंड इवोल्यूशन। रिकॉर्ड्स हेल्प इन प्लानिंग हेल्थ प्रोग्राम्स एंड इवोल्यूटिंग their effectiveness by the analyzing reports. Sources can identify health trends and community needs. जो रिकॉर्ड्स है वो हेल्थ प्लानिंग बनाने में, हेल्थ प्रोग्राम जो चलते हैं उनको इवोल्यूट करने में, उनको प्लानिंग करने में ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लीगल एविडेंस। प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड्स serve as the legal document. They can be used in court as a proof of care provided in case of dispute and negligence issues. अगर हम रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स बना के रखेंगे तो हम इसको लीगली रिकॉर्ड्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है, हमें कोर्ट में पेश करना है, तो ये सब हम पेश कर सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एजुकेशन एंड रिसर्च। रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द वैल्यूएबल डाटा फॉर टीचिंग एंड research purpose. They help the student and professional understand disease pattern and improve health care practices. जो रिकॉर्ड्स और अगर रिपोर्ट्स हम रखते हैं तो ये हमारे पास में एक बहुत अच्छा डाटा रहेगा जिससे हम रिसर्च कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट है उस प्रोफेशन में हम डिसीज़ के पैटर्न को उसको समझा सकते हैं। हेल्थ केयर के लिए हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टैटिकल डाटा कलेक्शन। रिपोर्ट्स help in collecting vital statistics like birth rate, death rate, mortality, morbidity, which is important for the national health planning. हमें यहाँ पे स्टैटिक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, सारी रेट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टैटिकल डाटा के रूप में हम निकाल सकते हैं और ये हमारे नेशनल हेल्थ प्लानिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है अकाउंटेबिलिटी। दे एंश्योर दैट हेल्थ केयर वर्कर्स आर अकाउंटेबल फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइड द इम्प्रूव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। अकाउंटेबिलिटी में क्या रहेगा, जो हेल्थ वर्कर्स है वो अकाउंटेबल है किसी भी सर्विस को यहाँ पे चलाने के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, सब सारी चीज़ों के लिए क्या है, अकाउंटेबल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। सुपरवाइजर यूज द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड इंश्योर क्वालिटी सर्विसेज इन कम्युनिटी। अगर हम रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स बना के रखेंगे तो जो सुपरवाइज़र है, जो सुपरवाइज करेगा हेल्थ वर्कर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस देखने के लिए, हेल्थ वर्कर की परफॉर्मेंस देखने के लिए रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। और ये क्वालिटी सर्विसेज कम्युनिटी में मिल रही है नहीं मिल रही है, सारी चीज़ों को ये सुपरवाइज़र सुपरवाइज करते हैं, इसके लिए भी हेल्थ रिकॉर्ड्स ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का ए, फाइन एपिडेमियोलॉजी। ये क्वेश्चन हमने एमपीएमएसयू 2020 में पढ़ा है, सेकंड का ए था। आप इसके नोट्स देख लें, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। फिर हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, इलिस्ट्रेट द एम्स एंड यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये क्वेश्चन भी हमने एमपीएमएसयू 2020 में सेकंड का बी पढ़ा है। आप इसके यहाँ पे नोट्स देख लें, इसके आप नोट्स प्रॉपर तरीके से देख लें और नोट्स को बना लें। मैं इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपको दे दूंगी,
आप वहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये क्वेश्चन भी हमने एमपीएमएससी 2020 में सेकंड का सी पढ़ा है। के नोट्स भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें। सारे सब्जेक्ट के पेड पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन स्कूल हेल्थ सर्विसेज। हमें यहाँ पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का पूछा गया है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या जाता है, स्कूल में जो चिल्ड्रंस हैं, जो वहाँ पे वर्क करने वाले मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, सबकी स्कूल में क्या सर्विसेज चलाई जाती हैं, उनको हेल्थ को लेके वो सारी सर्विसेज हमारी आ जाती हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। द स्कूल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स स्टडी डिस्क्राइब स्कूल हेल्थ सर्विसेज एज द कोऑर्डिनेटेड सिस्टम दैट एंश्योर अ कंटिन्यू ऑफ केयर फ्रॉम स्कूल टू होम टू कंटिन्यू हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड बैक। तो जो स्कूल हेल्थ पॉलिसीज़ होती हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, वो कहाँ चलाए जाते हैं, स्कूल में चलाए जाते हैं। और किस लिए चलाए जाते हैं, पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके रखने के लिए, कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करने के लिए, स्कूल से लेके होम और कम्युनिटी की केयर, हेल्थ केयर भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है बैक टू बैक। ये जो हमारी डेफिनेशन है किसने दी है, अकॉर्डिंग टू एलन वर्थ है। कब दी है, 1997 में ये डेफिनेशन दी गई है। अब हम इसके नीड्स देख लेते हैं कि नीड्स फॉर स्कूल हेल्थ सर्विसेज, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अगर स्कूल हेल्थ सर्विसेज चलाएंगे तो हमें क्यों इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है। फॉलोइंग आर्स द नीड्स फॉर स्कूल हेल्थ सर्विसेज, क्या क्या नीड्स हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के, हम एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है, कंस्टिट्यूट अ वाइटल एंड सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशंस। जो पॉपुलेशंस है हमारे पास में, सेगमेंट्स में पॉपुलेशंस हैं, उनके चिल्ड्रंस कहाँ जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं। तो अगर हम स्कूल्स में उन चिल्ड्रंस की, बच्चों की हम हेल्थ में प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे, उनका पीरियोडिकल असेसमेंट वहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे लिए एक वाइटल स्टैटिक्स हो जाएगा, कंटिन्यूटी ऑफ केयर यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम चाइल्ड को केयर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो हमारी ये केयर कहाँ तक जाएगी, कम्युनिटी तक ये केयर जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इंस्टीट्यूट द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर्च्यू ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो स्कूल का पीरियड होता है, स्कूल टाइम ड्यूरेशन होता है चाइल्ड का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा ये एक बहुत ही वाइटल टाइम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इस टाइम में जो चाइल्ड होते हैं, ग्रोथ इनका होता है, तो हम यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में हम प्रॉपर तरीके से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही है तो हम इसका अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, दे आर प्रोन टू गेट एक्सपोज टू वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर कोई चाइल्ड स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो हम यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस करके उसको हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर कोई डिसीज़ को लेके वो यहाँ पे स्ट्रेसफुल है, या फिर उसको मेंटल डिसऑर्डर, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण स्ट्रेसफुल कंडीशन यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उसको बाहर निकाल सकते हैं अगर हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से रन करेंगे तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड विच अफेक्ट देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के पर्सन्स आएंगे, कुछ गरीब लोग पढ़ेंगे, अमीर पढ़ेंगे, तो सब ऐसा सबका अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे रहता है। तो सब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार क्या करते हैं, अपना खान पान लेते हैं, अपनी हेल्थ को ध्यान देते हैं, तो उनका और कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है, उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। कई बार होता है कि कुछ ऐसे कस्टम फॉलो किए जाते हैं, कुछ ऐसे कल्चर फॉलो किए जाते हैं जिसमें कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको अवॉइड किया जाता है, उनको नहीं खाना होता। तो ऐसे उन फूड्स के कारण, नहीं लेने के कारण जो हेल्थ है उसमें अफेक्ट पड़ता है और प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अगर हम स्कूल्स में हेल्थ सर्विसेज चलाएंगे तो हम यहाँ पे उसको असिस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए हम यहाँ पे अवेयरनेस उनको पहुंचा सकते हैं।
अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दे आर प्रोन टू गेट स्पेसिफिक हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स। हम यहाँ पे स्पेसिफिक हेल्थ और प्रॉब्लम्स को असेस कर सकते हैं। हमारे क्या थे, नीड्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज थी कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही थी। फिर हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, क्या क्या उद्देश्य हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के चलाने के। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है टू प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ, हम यहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करेंगे, इसीलिए हमारे लिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज चलाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट हेल्थ, हमें हेल्थ को मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है। टू प्रिवेंट डिसीज़, हमें डिसीज़ का अर्ली डायग्नोसिस करके उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर तरीके से उसको प्रिवेंट करना है। तो फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है टू प्रमोट अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, अगर कोई डिसीज़ यहाँ पे हो रही है तो हमको उसका अर्ली डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट देना प्रॉपर तरीके से और फॉलोअप करवाना है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है टू रेफर केसेस व्हेन नीडेड, अगर कोई केस ऐसा है जो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो उस केस को हमें हाई सेंटर्स में रेफर करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस एमंग चिल्ड्रंस, हमें यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है चिल्ड्रंस में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्पफुल इन्वायरमेंट, हमें स्कूल का इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, सेफ इन्वायरमेंट बनाना है और हेल्पफुल इन्वायरमेंट यहाँ पे होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं प्रायोरिटी एरिया इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिसको प्रायोरिटी दी गई है कि यहाँ पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज में प्रायोरिटाइज किया गया है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है इन्फेक्शियस डिसीज़, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, फैलने वाली डिसीज़ होती है, इन्फेक्शन कॉज करने वाली डिसीज़ होती है, उनमें हमें प्रायोरिटी दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट, डिसीज़ ऑफ स्किन, आई एंड एयर, डेंटल कैरीज, माल न्यूट्रिशन। तो ये सब ऐसी डिसीजेज हैं जो चाइल्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसीलिए इन डिसीज़ को पहले प्रायोरिटाइज किया गया है, इनका अर्ली डायग्नोसिस, डिटेक्शन करते, ट्रीटमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, क्या क्या रोल्स होने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के स्कूल हेल्थ सर्विसेज में। फर्स्ट हमारा होता है केयर प्रोवाइडर, कंडक्ट हेल्थ असेसमेंट, स्क्रीनिंग ऑफ स्टूडेंट, प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड बेसिक ट्रीटमेंट, हमें यहाँ पे जो चाइल्ड है उनको हेल्थ असेसमेंट करना है, स्क्रीनिंग करवानी है स्टूडेंट की और उनको फर्स्ट एड और बेसिक ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाने हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एजुकेटर, टीच पर्सनल न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, क्रिएट अवेयरनेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस, हमें पर्सनल हाइजीन के लिए यहाँ पे टीच करना है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस न्यूट्रिशन लेने के लिए हमें अवेयर करना है, सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, ये सब हमें इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में उनको बताना है। नेक्स्ट हमारा रोल से जाता है काउंसलर, प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, अगर कोई बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम है तो हमें काउंसलर के पास लेके जाना है जिससे वह उनको गाइड कर सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर क्या जाता है, कोऑर्डिनेट विद टीचर्स, पेरेंट्स एंड हेल्थ अथॉरिटीज़, हमें कोऑर्डिनेट करके रखना है टीचर से, पेरेंट्स से और हेल्थ अथॉरिटीज़ से हमें कोऑर्डिनेट करना है जिससे हम चाइल्ड में हम हेल्थ असेसमेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड कीपर में क्या जाता है मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, अगर कोई भी हमें यहाँ पे डिसीज़ मिल रही है या कोई भी इलनेस चाइल्ड में हमें मिल रही है तो उन सब चीज़ों का हमें रिकॉर्ड्स बना के रखना है जिससे हम फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवोकेट, प्रमोट चाइल्ड हेल्थ एंड राइट्स, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन स्कूल, हमें यहाँ पे जो चाइल्ड हैं उनको हेल्थ को प्रमोट करना है, उनके राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है और जो हेल्थ सर्विसेज चाइल्ड के लिए अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल्स में वो अवेलेबल है या नहीं है ये इंश्योर हमें यहाँ पे करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हमें यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल्स को डिस्क्राइब करना है। तो ये क्वेश्चन हमने MPMSC 2020 में फर्स्ट का C हमने इसको पढ़ा है, तो मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। आप यहाँ पे इसके नोट्स देख लीजिए। एडवोकेट रोल है, काउंसलर है, मैनेजर है, फिर पोटेंशिएटर है। नेक्स्ट रोल में जाता है हेल्थ प्लानर है, ऑर्गेनाइजर है, फिर लीडर। यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का A, डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये क्वेश्चन हमने MPMSC 2020 में 4th का A सॉल्व किया है, तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना।
फिर हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फिफ्थ का बी, क्लासीफाई द कंपोनेंट ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। हमें यहाँ पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए है। तो हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। मैटरनल हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या कंपोनेंट है? एंटीनेटल केयर दी जाती है, इंट्रानेटल केयर दी जाती है, पोस्टनेटल केयर दी जाती है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होती हैं, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में कौन कौन सी केयर दी जाती है? न्यूबॉर्न केयर दी जाती है, इन्फेंट केयर दी जाती है, अंडर 5 चाइल्ड केयर दी जाती है, फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज दी जाती है, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस। जो कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस हैं उनको मैनेज किया जाता है। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस में न्यूट्रिशनल सर्विस दी जाती है, जिसमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ मदर एंड चाइल्ड होता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, आयरन, फॉलिक एसिड और वाइटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन किया जाता है, वीनिंग एंड बैलेंस डाइट के लिए एजुकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट सर्विस में क्या जाती है? फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। फैमिली वेलफेयर सर्विस में क्या होती है? मैरिज काउंसलिंग दी जाती है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स होती हैं, इनफर्टिलिटी गाइडेंस होता है, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। ये आता है हमारा फैमिली वेलफेयर सर्विसेज में। अब है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या किया जाता है? हेल्थ चेकअप होते हैं स्कूल्स में, जो चिल्ड्रंस हैं उनके इम्यूनाइजेशन देखा जाता है, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनके प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे उनको टीच किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज। कौन कौन सी हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज दी जाती है? पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस। रेफरल और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। रेफरल और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज में क्या हो जाता है? रेफरल ऑफ हाई रिस्क मदर्स एंड चिल्ड्रन। अगर कोई हाई रिस्क मदर्स होती हैं तो उनको रेफ़र किया जाता है, चाइल्ड को रेफ़र किया जाता है। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अगर कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन है तो उनको रिहेबिलिटेशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, राइट डाउन द प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव एस्पेक्ट ऑफ मदर मैटरनल हेल्थ। हमें यहाँ पे मैटरनल हेल्थ के प्रिवेंटिव और प्रमोटिव एस्पेक्ट बताने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं जो मैटरनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दीज मीजर्स हेल्प द प्रिवेंट इलनेस, कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ ऑफ मदर। तो कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले हमें क्या करवाना? उसका अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना है, ANC रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ पे करवाना है। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स, हमें एंटीनेटल चेकअप्स लेने हैं, कम से कम हमें 4 एंटीनेटल चेकअप्स लेने कंपलसरी है। नेक्स्ट आ जाता है टिटनस, टॉक्साइड एंड TD इम्यूनाइजेशन। हमें यहाँ पे अगर मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम में हमें 2 TT के वैक्सीनेशन यहाँ पे करवाने होते हैं। TT को आजकल TD इम्यूनाइजेशन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो फर्स्ट TT का वैक्सीन लगते हैं, उसके 4 हफ्तों के बाद में 4 वीक के बाद में हमें सेकेंड डोज लगवाना होता है TT का। नेक्स्ट आ जाता है आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट टू प्रिवेंट एनीमिया। हमें जो मदर्स है उनको आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट देना है जिससे हम एनीमिया को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं तो हमें उसमें पहले से क्या करना है? स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करवाना है। जैसे एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? कम हो जाता है, जैसे ओलिगोयूरिया वगैरह हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो हमें पहले से ही हाई रिस्क मदर्स को क्या करना है? एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और उनको हाई रिस्क मैनेजमेंट, हाई रिस्क अगर कोई कंडीशन अराइज हो रही तो हमें तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए उनको बोलना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बैलेंस डाइट एंड रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें बोलना है कि हमें एडवाइस करनी है कि मदर को बैलेंस डाइट यहाँ पे प्रेगनेंसी में लेनी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको प्रॉपर तरीके से रेस्ट करना है। नेक्स्ट जाता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। हमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करना है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करवाना। नेक्स्ट जाता है सेफ एंड क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस। हमें सेफ और क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस करवाना है, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हमें करवानी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बाय स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के द्वारा इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करवाई जानी चाहिए। पोस्ट नेटल चेकअप्स फॉर मदर्स एंड बेबीज़ में और मदर्स में पोस्ट नेटल आफ्टर डिलीवरी चेकअप्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग मेथड। हमें फैमिली प्लानिंग में भी ध्यान देना है और स्पेसिंग मेथड्स के बारे में उनको समझाना है कि अगर कोई चाइल्ड है तो उसके 3 साल के बाद में ही सेकंड चाइल्ड को वह सेकंड चाइल्ड के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग
डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, हमें हेल्थ एजुकेशन बताने हैं, डेंजर साइंस के बारे में यहाँ पे बताने हैं, हेल्थ एजुकेशन उनके बारे में मदर्स को देना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रमोटिव एस्पेक्ट ऑफ मैटरनल हेल्थ। क्या क्या प्रमोटिव एस्पेक्ट होते हैं? तो दीज मेजर्स हेल्प द इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द मदर। तो हमारा फर्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड हेल्थ डाइट प्रमोशन। अगर हम मदर को पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए अवेयर कर देंगे, प्रमोटिव एस्पेक्ट बता देंगे, तो जो मैटरनल इलनेसेस, सिकनेस यहाँ पे हमें अराइज हो रही है, चाइल्ड सिकनेस हमें मिल रही है, वो सब नहीं होगी। तो जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उससे कई ज़्यादा बेटर होता है कि हम प्रमोटिव एस्पेक्ट को यहाँ पे फॉलो करें। तो हमारा फर्स्ट आ जाता है प्रमोटिव एस्पेक्ट में न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड हेल्दी डाइट प्रमोशन। हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन मदर को देना, हेल्दी डाइट लेने के लिए बोलना है, वेल बैलेंस डाइट लेने के लिए यहाँ पे बोलना है मदर से। फिर नेक्स्ट आ जाता है एंकरेजिंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। हमें मदर को एडवाइस करना है कि वह रेगुलर एक्सरसाइजेस करे, योगा करे। नेक्स्ट आ जाता है मैटरनल हेल्थ सपोर्ट एंड स्ट्रेस रिडक्शन। हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना है, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है। प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करना है। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस। हमें मदर को एडवाइस करना कि वह पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस करें। नेक्स्ट आ जाता है एडिक्वेट स्लिप एंड रेस्ट। हमें एडिक्वेट रेस्ट और स्लिप लेने के लिए मदर को एडवाइस करना है। नेक्स्ट आ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन। हमें वुमेन एम्पावरमेंट और उनके एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाता है काउंसलिंग फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। हमें मदर्स की काउंसलिंग करनी कि वह हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैबिट्स यहाँ पे फॉलो करे। सोशल सपोर्ट फॉर फैमिली एंड कम्युनिटी। सोशल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी, हमें सोशल सपोर्ट देना है फैमिली से, कम्युनिटीज से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के प्रति अवेयर करना है, फैमिली को, मदर को हमें अवेयर करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट नोट्स एनी 5 यहाँ पे हमें बताने। तो हमारा फर्स्ट रहने वाला है फूड एडल्ट्रेशन। फूड मतलब जो हमारे खाने पीने का सामान होता है। फूड एडल्ट्रेशन मतलब किसी भी चीज़ की वहाँ पे मिलावट करना। अच्छे फूड्स में, क्वालिटी वाले जो फूड्स होते हैं उनमें बेकार चीज़ों को मिला देना, फूड एडल्ट्रेशन कर देना, जिससे उनकी क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो हम देख लेते हैं फूड एडल्ट्रेशन होता क्या है। फूड एडल्ट्रेशन इज द मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। इट रिड्यूस द क्वालिटी, purity and nutritive value of the food and may lead to the various disease। तो जो फूड एडल्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होती है। एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हेल्थ किसकी अफेक्ट होती है, इंडिविजुअल और जो कम्युनिटीज़ के पीपल है उनकी हेल्थ यहाँ पे अफेक्ट होती है। फूड एडल्ट्रेशन हम करेंगे तो हमारी क्या क्या चीज़ें कमी होगी, क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, प्योरिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। क्वालिटी मतलब अगर कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसमें हम कंकड़ पत्थर या फिर और भी कोई भी हम एडल्ट्रेटिव सब्सटेंस यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कोई भी चीज़ मिला देते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्योरिटी, अगर कोई भी चीज़ प्योर है, साफ़ है, तो वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अच्छे उससे न्यूट्रिशन मिलने वाला है तो उससे कम हो जाएगा। अगर हम दूध में पानी मिला देंगे तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिसीज़ के लिए ये डिसीज़ कॉज करती हैं, वेरियस डिसीज़ यहाँ पे हो सकती है। फिर हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं फूड एडल्ट्रेशन की। फूड एडल्ट्रेशन इज द एडिशन ऑफ द हार्मफुल, inferior and unwanted substance to removal of essential component from food making is unsafe and impure for human कंजप्शन। तो जो फूड एडल्ट्रेशन है वो क्या है, एडिशन है किसी भी हार्मफुल चीज़ का, इन्फेक्शियस चीज़ का, अनवांटेड सब्सटेंस का, जो हमारे एसेंशियल फूड्स हैं, जो फूड हैं, कंपोनेंट हैं, उसमें क्या करना, मिलावट कर देना, जिससे जो फूड है वो क्या हो जाता है, अनसेफ हो जाता है, प्योर हो जाता है। फिर हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, इसका फर्स्ट जाता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। इंटेंशनल में क्या जाता है, डन डेलिब्रेटरी फॉर इकोनॉमिक गेन। अगर हम जो इंटेंशनली है उसमें क्या होगा, हमारा इंटेंशन है, हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को उसमें मिक्स करें, मिलावट करें, जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, तो हमारा ये क्या होता है, इंटेंशनल होता है। डन डेलिब्रेटरी फॉर इकोनॉमिक गेन, अगर हम पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एडल्ट्रेशन यहाँ पे कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर वाटर इन मिल्क, अगर हम मिल्क में पानी मिला देंगे तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो मिल्क है, दूध है, उसकी
क्वांटिटी बढ़ जाएगी और हम ज़्यादा रुपए में उसको बेच सकते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स इन स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला देते हैं जिससे वह अच्छे कलर में हम दिखेंगे तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। जो अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, हम जानबूझ के चीज़ें नहीं मिलाते हैं, लेकिन हमारी नेग्लिजेंसी के कारण, हमारी प्रॉपर तरीके से उसमें वर्क ना करने के कारण, उसका डेलिब्रेटिंग सिस्टम, उसकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से ना होने के कारण हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे एडल्ट्रेशन हो जाता है। अकर्स एक्सीडेंटली ड्यू टू द नेग्लिजेंस, एग्जाम्पल पेस्टिसाइड रिड्यूस द कंटामिनेशन ड्यूरिंग द कंटामिनेशन स्टोरेज केमिकल्स फॉर पैकिंग। तो जो नेग्लिजेंसी के कारण हमारा ये एडल्ट्रेशन हो रहा था, हम क्या करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कंटामिनेशन से बचने के लिए, हम पेस्टिसाइड से बचाने के लिए फूड्स में पेस्टिसाइड रिड्यूस जो मेडिसिन आती हैं, जो ड्रग्स आती हैं, वो हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स में खेती में। तो उसमें क्या होता है, पेस्टिसाइड्स तो मर जाते हैं लेकिन जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती हैं, वो सब कम हो जाते हैं और केमिकल वहाँ पे हो जाते हैं, जिससे जो हमारी हेल्थ है बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट पड़ता है। फिर आ जाता है कॉमन एडल्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं। कॉमन एडल्ट्रेशन में फर्स्ट आ जाता है मिल्क। मिल्क में क्या क्या मिला सकते हैं, पानी मिलाते हैं, स्टार्च मिलाते हैं और यूरिया मिलाते हैं। घी में हम क्या मिला सकते हैं, वनस्पति घी मिलाया जाता है। टर्मरिक में क्या होता है, मेटेनिल येलो हम यहाँ पे मिला सकते हैं टर्मरिक में। चिली पाउडर में क्या मिलाते हैं, ब्रीक पाउडर मिला दिया जाता है। पल्सेस में स्टोन, आर्टिफिशियल कलर्स, ये सब कॉमन एडल्ट्रेशन है जो बहुत ज़्यादा देखने को लिए मिलते हैं हमें। फिर हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो फर्स्ट हमारा कॉज आ जाता है प्रॉफिट मोटिव्स। अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम एडल्ट्रेशन करते हैं। इंक्रीज डिमांड्स ऑफ फूड, अगर फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो एडल्ट्रेशन किया जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस है तो एडल्ट्रेशन होता है। पुअर शॉर्टेज एंड ट्रांसपोर्टेशन अगर है तो एडल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड लॉस, अगर फूड लॉस के लिए जो रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं बाय गवर्नमेंट, वो फॉलो नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता है इसमें, तो हमें एडल्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ अफेक्ट। क्या क्या हेल्थ को अफेक्ट पड़ते हैं, तो शॉर्ट टर्म अफेक्ट क्या होती है, अगर हम एडल्ट्रेटिव वाले फूड्स को यहाँ पे लेते हैं, मिलावट वाले फूड्स को खाते हैं तो हमें वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, लूज मोशन लग सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हमें हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या आ जाता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कैंसर हो सकता है, लीवर और किडनी हमारी डैमेज हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। क्या क्या प्रिवेंशन हमें यहाँ पे करना है। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या प्रिवेंट किया जा सकता है, बाय सील्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, सील्ड प्रोडक्ट है, वही चीज़ें हमें खरीदनी है। चेक FSSAI एंड एग मार्क, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो FSSAI मार्क और एग मार्क वाले जो सामान है उसी चीज़ों को हमें खरीदने हैं। नेक्स्ट जाता है अवॉइड वेरी चीप फूड आइटम्स। जो बहुत ज़्यादा चीप फूड आइटम्स है वो हमें नहीं खरीदना है, उनको अवॉइड करना है। मेंटेन हाइजीन, हमें हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। अब हम देख लेते हैं कम्युनिटी लेवल पे हम कैसे फूड एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जाता है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। हमें कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन देने हैं, जो वहाँ के पीपल्स हैं उनको अवेयरनेस फैलानी है कि हमें जो कम ब्रांडेड चीज़ें हैं, एग मार्क वाली नहीं है, FSSAI मार्क नहीं है, तो उन चीज़ों को हमें नहीं खरीदनी है, जिससे हम एडल्ट्रेशन को कम कर सकते हैं। उनको हम अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी चीज़ें बेस्ट नहीं है। सारी चीज़ों को हमें टेस्ट करके ही चीज़ें हमें खरीदनी है। नेक्स्ट जाता है सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। हमें सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस करनी है। नेक्स्ट जाता है हमारा गवर्नमेंट लेवल। गवर्नमेंट लेवल में क्या जाता है, फूड इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। जो फूड इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल टीम्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से पीरियडिकली हर जगह पे क्या करना चाहिए, फूड का इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसकी क्वालिटी का टेस्ट करना चाहिए, जिससे हम इंडिविजुअल्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं फूड एडल्ट्रेशन से, और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पे कम हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी लॉ। जो फूड सेफ्टी लॉस है उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। जो गवर्नमेंट फूड सेफ्टी लॉज बनाती हैं उनको हमें फॉलो करना है, और जो इंडिविजुअल हैं, कम्युनिटी के पीपल्स हैं, उनको हमें फॉलो
करवाना है इस चीज़ को। नेक्स्ट से जाता है पनिशमेंट फॉर एडल्ट्रेशन। अगर कोई एडल्ट्रेशन करते हमें मिलता है तो हमें उसको पनिशमेंट देना है। पनिशमेंट में भी इसमें गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, कुछ कम्युनिटी रूल्स बना के रखती है, तो हमें इन रूल्स को फॉलो करवाना है और इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई इस एडल्ट्रेशन वाले रूल्स को यहाँ पे ब्रेक करता है तो उसको हमें पनिशमेंट देना है। नेक्स्ट जाता है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। क्या क्या रोल्स होते हैं कम्युनिटी हेल्थ के नर्स के? तो फर्स्ट हमारा हो जाता है एजुकेट पीपल अबाउट फूड सेफ्टी एंड एडल्ट्रेशन। जो पीपल्स हैं उनको हमें क्या करना है, फूड सेफ्टी, उनको फूड सेफ्टी के लिए किस तरीके से हम फूड को सेफ कैसे उसको रख सकते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हमें पीपल को एजुकेट करना है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कंडक्ट अवेयरनेस कंपेनिंग। हमें जगह जगह पे अवेयरनेस कंपेनिंग लगानी है। नेक्स्ट हो जाता है प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स यहाँ पे प्रमोट करनी है। जो फूड्स हैं वो सब हमें लेना है, वही चीज़ हमें खाना है। स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी है, उस चीज़ के लिए वही चीज़ें हमें क्या करनी है, खरीदनी है, उसी चीज़ को हमें कंजप्शन करना है। अगर कोई फूड बॉर्न इलनेसेस हो रही है तो उसको हमें अर्ली डिटेक्शन उसका हमें यहाँ पे करना है। तो टीम में हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी है और उसको हमें अर्ली डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से पर्सन को प्रोवाइड करनी है। फूड एडल्ट्रेशन की फूड को हम कैसे मिलावट से बचा सकते हैं, तो उस कम्युनिटी प्रोग्राम से हमें पार्टिसिपेट करना है। 6 का बी वाइटल स्टैटिक्स। तो हम देख लेते हैं कि वाइटल स्टैटिक्स होती क्या है। वाइटल मतलब जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब हमारी आ जाती है वाइटल चीज़ें, और स्टैटिक्स मतलब कोई भी डाटा है उसको इकट्ठा करना, उसमें कंपेयर करना प्रीवियस डाटा से, और न्यू डाटा में क्या करना, कंपेयर करना, और उन सारे डाटा उसको कलेक्ट करके एक ब्यौरा तैयार करना हमारा क्या कहलाता है, वाइटल स्टैटिक्स कहलाती है। द टर्म वाइटल स्टैटिक्स डिनोट्स द फैक्ट विच आर systematically connected and numericals form relating to the vital events, namely birth, death, marriage, divorce, adoption, recognition, lactation and legal separation। तो जो वाइटल स्टैटिक्स है उसमें हम किससे डोनेट करते हैं, एक न्यूमेरिकल थिंग्स होती हैं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास में डाटा होता है, नंबर में डाटा होता है कि इतने केसेस हमारे पास में हैं। तो जैसे हम जो वाइटल स्टैटिक्स लेते हैं वो किन किन चीज़ों की लेते हैं, बर्थ, कितने बर्थ हुए हैं, जैसे हम टोटल न्यूबॉर्न के बर्थ देखते हैं कि कितने उसमें लाइव है, कितने डेथ है, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, रिकॉग्निशन, कितनी लीगल सेपरेशन हुई। ये सारी चीज़ें हम वाइटल स्टैटिक्स में कलेक्ट करके रखते हैं। हर एक डाटा को हम कलेक्ट करके रखते हैं और फिर उसका ब्यौरा तैयार हम करते हैं। फिर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वाइटल स्टैटिक्स की क्या डेफिनेशन होती है। वाइटल स्टैटिक्स आर द कन्वेंशनल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ मैरिज, बर्थ, सिकनेस, डेथ ऑफ विच इज़ द हेल्थ, ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी मे बी स्टडीज़। तो जो वाइटल स्टैटिक्स है वो क्या है, एक न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स है, मैरिज का, बर्थ का, सिकनेस का, डेथ का, सारी वाइटल चीज़ों को हम क्या करके रखते हैं, इसके डाटा को हम कलेक्ट करके रखते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं इसके डाटा को, और इसके डाटा को इकट्ठा करने के बाद में इसकी जो ग्रोथ हो रही है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है, कितना इसका अप्स और डाउन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम एक ब्यौरा तैयार करते हैं, एक पूरा रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, फिर इसकी स्टडी की जाती है। जो डेफिनेशन है किसने दी थी, वाई बेंजामिन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्पस। वाइटल स्टैटिक्स के क्या क्या पर्पस होते हैं। फर्स्ट आ जाता है टू इवोल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं उनको किस तरीके से हम इवोल्यूट कर सकते हैं, तो उन सारे चीज़ों को हम वाइटल स्टैटिक्स करके, ब्यौरा तैयार करके, सारे डाटास को कलेक्ट करके हम जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसको इवोल्यूट कर पाएंगे कि वह कितना वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है टू प्लान फॉर बेटर फ्यूचर मेजर्स ऑफ डिसीज़ कंट्रोल। अगर हमें फ्यूचर में डिसीज़ कंट्रोल करना है, डिसीज़ रेट को कम करना है, मॉर्बिडिटी रेट को कम करना है, डिसीज़ रेट को, तो हम यहाँ पे जो मेजर्स हैं, बेस्ट फ्यूचर मेजर्स हमारे, इसके लिए हम प्लान करेंगे। इसके लिए हम वाइटल स्टैटिक्स तैयार करेंगे कि हमें कहाँ से अगर कोई डिसीज़ आ रही है तो वो क्या उसका कॉज बन रहा है, किस कारण डिसीज़ आ रही है, हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना प्रिवेंशन कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वो सब हमारा जो ब्यौरा है वो सब हमारी एक टेबल फॉर्म में कहाँ मिल जाएगा, हमको वाइटल स्टैटिक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जाता है टू डिस्क्राइब लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। हमें कम्युनिटी हेल्थ की जो लेवल है उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि कम्युनिटी में कितने लोग हेल्दी हैं, हेल्दी नहीं है, क्या सिकनेस है, कौन सी डिसीज़ ज़्यादा फैल रही है।
तो सारी चीज़ें हम कम्युनिटी हेल्थ के लेवल को यहाँ पे वाइटल स्टैटिक्स से देख सकते हैं। नेक्स्ट जाता है टू डायग्नोस कम्युनिटी इलनेस। अगर कम्युनिटी में कोई इलनेसेस हैं तो उसको भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। कोई बीमारी ज़्यादा हो रही है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू डिस्कवर सॉल्यूशन टू हेल्थ प्रॉब्लम। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका भी हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉजेज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, कितनी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, कौन सी डिसीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट हेल्थ लेजिस्लेशन। हेल्थ लेजिस्लेशन में क्या है, हेल्थ के रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हमें फॉलो करना होगा। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हमारा करवा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बनाए जाते हैं उनमें। नेक्स्ट आ जाता है टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू नो द मेट एंड अनमेट नीड्स। हमारी जो मेट नीड्स हैं, अनमेट नीड्स हैं, हम सबको जान सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को लेके प्लान बना रहे हैं, उसको इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या हमारी नीड्स मेड होती है, क्या चीज़ हम अचीव कर पाते हैं, क्या चीज़ हमें मिलती हैं, क्या हमारी नीड्स है जो हमें नहीं मिल पाती, तो वो सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू डिमांड पब्लिक सपोर्ट फॉर हेल्थ वर्क। हेल्थ वर्क के लिए हमें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हम डिमांड यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू कंपेयर हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। हम यहाँ पे पीपल के हेल्थ स्टेटस को कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई प्रीवियस ईयर का डाटा रहेगा, प्रीवियस डाटा हम कलेक्ट करके रखेंगे, वाइटल स्टैटिक्स उसका बना के रखेंगे, तो हम जो पीपल की हेल्थ है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू कंडक्ट रिसर्च ऑन पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम। हम अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है, कोई न्यू डिसीजेज़ यहाँ पे हो रही हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे हम उसका सारा ब्यौरा यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। क्या क्या सोर्सेस होते हैं जिसके द्वारा हम वाइटल स्टैटिक्स को जो डाटा है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। सेंसस करके सारे डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, अगर कोई वाइटल इवेंट्स है, डेथ है, बर्थ है, मैरिज है, डाइवोर्स है, सबका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें वाइटल स्टैटिक्स वाइटल इवेंट्स का हम यहाँ पे डाटा तैयार कर सकते हैं और सारे डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हमें हर सैंपल का क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना, हर चीज़ को हमें रजिस्टर्ड करना है। नेक्स्ट आ जाता है नोटिफिकेशन ऑफ डिसीज़। अगर कोई डिसीज़ है तो उसका नोटिफिकेशन हम यहाँ पे निकाल के उस नोटिफिकेशन के द्वारा जितने हमें नोटिफिकेशन मिल रहे हैं डिसीज़ को लेके, उन सारे नोटिफिकेशन को हम कलेक्ट करेंगे और उससे एक डाटा हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हॉस्पिटल रिकॉर्ड। हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हम सारे वाइटल इवेंट्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं, वाइटल इवेंट्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के द्वारा भी हम वाइटल स्टैटिक्स यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिसीज़ रजिस्टर। डिसीज़ को हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि कौन सी डिसीज़ कितनी ज़्यादा हो रही है, किस एरिया में ज़्यादा हो रही है, लोकेशन क्या है, कौन सी पॉपुलेशन में ऐसी हो रही है, किस एरिया के पीपल्स में हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिसीज़ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रिकॉर्ड लिंकेज, अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्ड्स है और हमें नया रिकॉर्ड्स मिल रहा है तो हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों में लिंकेज बनाएंगे, दोनों में लिंक बनाएंगे कि क्या दोनों एक दूसरे के कारण यहाँ पे हो तो नहीं रहे हैं, लिंक तो नहीं है एक दूसरे से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट जाता है एपिडेमियोलॉजिकल हेल्थ डाटा। एपिडेमियोलॉजिकल हम हेल्थ डाटा तैयार करेंगे कि क्या होस्ट एनवायरनमेंट और जो एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट है, क्या उसमें हेल्थ डाटा यहाँ पे हमारा फिट बैठ रहा है, कौन सा एजेंट हमारा डिसीज़ कॉज कर रहा है, कौन से एनवायरनमेंट में हो रही है, किस एजेंट के कारण यहाँ पे डिसीज़ हो रही है, होस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजिकल हेल्थ डाटा में यहाँ पे स्टैटिक्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है मैन पावर स्टैटिक्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अदर हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड। अगर कोई अदर हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड्स है तो उन सबको भी क्या कर सकते हैं, हम वाइटल हम उसका तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट वाइटल स्टैटिक्स। क्यों इम्पॉर्टेंट है वाइटल स्टैटिक्स? फर्स्ट हमारा आ जाता है बर्थ रेट के लिए, डेथ रेट के लिए। अगर बर्थ रेट हमें देखना तो हम वाइटल स्टैटिक्स बना सकते हैं, डेथ रेट हमें देखनी है तो हम वाइटल स्टैटिक्स यहाँ पे बना सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक डेथ रेट, अगर कोई स्पेसिफिक डेथ रेट है हम उसको देख सकते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट की मृत्यु दर हम यहाँ पे
देख सकते हैं। न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, अगर कोई न्यू बॉर्न है, न्यूनेटल है, तो उसकी हम मृत्यु दर यहाँ से निकाल सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, इसलिए हमारे लिए वाइटल स्टैटिक्स इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट है, अगर न्यूनेट होने के बाद में वो क्या करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम यहाँ पे पोस्ट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट में हमारा क्या जाता है, बच्चा बॉर्न हुआ और बॉर्न होने के बाद में उसकी तुरंत ही डेथ हो गई, स्टिल तुरंत ही डेथ हो गई, तो ये हमारा जाता है स्टिल बर्थ रेट में। नेक्स्ट आ जाता है पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। पेरीनेटल मोर्टिलिटी में क्या जाता है, मदर अगर कंसीव करने के बाद में डिलीवरी तक उसकी अगर कोई डेथ होती है किसी भी कारण से, तो वो हमारी आ जाती है पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट आ जाता है अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट। अगर 5 ईयर से कम साल के बच्चे की अगर डेथ होती है तो वो अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अगर यहाँ पे मदर कंसीव करने के बाद में या फिर डिलीवरी के बाद में मदर की यहाँ पे डेथ होती है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शॉर्ट कमिंग ऑफ इंडिया वाइटल स्टैटिक्स। जो इंडिया की वाइटल स्टैटिक्स है उसका क्या शॉर्ट कमिंग्स है, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मिटी की लैक होने के कारण यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जाता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लाइक रजिस्टर ऑफ मैरिज। अगर यहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद से जाके लोग रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं वाइटल इवेंट्स के, मैरिज के, डेथ के, बर्थ के, खुद से जाके वॉलंटियर होके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है, जिसके कारण लैक हो जाता है। और यहाँ पे जो वाइटल स्टैटिक्स हमारा बनना चाहिए, डाटा ब्यौरा हमारा तैयार होना चाहिए, उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें एरर्स आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने भी आता है तो उनको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अंडर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से ना होना, ये भी लैक ऑफ हमारा यहाँ पे वाइटल स्टैटिक्स होता है। फिर लैक ऑफ एक्यूरेसी, प्रॉपर तरीके से जो डाटा है उसको कलेक्ट करके ब्यौरा ना देना, ये भी हमारा क्या जाता है, लैक ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एरर्स मेड बाय रजिस्ट्रेशन वर्कर। अगर कोई रजिस्ट्रेशन जो वर्कर है, रजिस्टर करने वाला वर्कर है, उससे गलती हो जाती है, एरर्स हो जाती है, उसके कारण भी प्रॉपर तरीके से हम वाइटल स्टैटिक्स रेडी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन वाइटल स्टैटिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका वाइटल स्टैटिक्स में क्या रोल्स होते हैं। तो हमारे फर्स्ट रोल आ जाता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वाइटल स्टैटिक्स इन हर एरिया। हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है, सारी जगह से हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसको रिपोर्ट्स उसका तैयार करके रखना है। फिर इस डाटा को हम क्या करेंगे, वाइटल स्टैटिक्स के डाटा में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्विंग द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्सिंग एंड हेल्थ वर्कर अंडर हर गाइडिंग दैम। हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना है। जो हेल्थ वर्कर है, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखेंगे और क्या करेंगे, गाइड करेंगे, हेल्थ वर्कर को बताएंगे, उनके अंडर में रह के वर्क करेंगे और वाइटल स्टैटिक्स के लिए डाटा यहाँ पे रेडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एडिटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय नर्सिंग एंड हेल्थ वर्कर अंडर हर गाइडिंग दैम। क्या करना है, हमें डाटा को क्लासीफाई करना है। पहले हमने डाटा को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, फिर जो हमारे पास में कलेक्टेड डाटा है उसको हमने क्लासीफाई कर लिया और उसको क्लासीफाई करने के बाद में हम अंडर गाइडिंग जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम क्लासीफाई करेंगे और उस डाटा को हम वाइटल स्टैटिक्स में यूज़ करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेंडिंग डाटा ऑफ वाइटल स्टैटिक्स टू कंसर्निंग ऑफिशियल इंस्टीट्यूट। हमें क्या करना है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको क्लासीफाई किया है, उस डाटा को हमें वाइटल स्टैटिक्स के लिए हमें ऑफिशियली इंस्टीट्यूट में, कंसर्न इंस्टीट्यूट में हमें सबमिट करना है और उस डाटा का हमें यूज़ किस में करना है, वाइटल स्टैटिक्स में उस डाटा का यूज़ करना है। उसको हमें क्या करना है, डाटा को सेंड करना है एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन में हमें सबमिट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ईएसआई हमारा था एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो ये एक्ट हमने ईएसआई एक्ट हमने कब पढ़ा है, एमपीएमएसयू 2020 में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी था, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। आप चाहें तो यहाँ पे इसके नोट्स भी देख सकते हैं। स्कोप्स ऑफ ईएसआई, फिर देन इसके बाद में आ जाता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन।
ये एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे बताया गया है कि किसके बाद में कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे वर्क करता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद में हमारा है फाइनेंस। फिर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स ईएसआई में मिलते हैं। तो ये हैं नोट्स हमारे किसके होते हैं, ईएसआई के नोट्स होते हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए आपको तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का ICDS। ICDS क्या है, ICDS में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। तो ये स्कीम किसके लिए चलाई गई थी, चाइल्ड के लिए ये स्कीम्स चलाई गई थी, जिसमें 0 से 6 ईयर तक के बच्चों को इनकी मॉर्बिडिटी मोटिलिटी रेट को कम करने के लिए कुछ सर्विसेज इनको प्रोवाइड की गई, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स इनको प्रोवाइड किए गए, हेल्थ असेसमेंट के लिए हेल्थ चेकअप और जो भी फॉलोअप वगैरह होता है वो सारी चीज़ें जो चाइल्ड हैं 0 से 6 ईयर के चाइल्ड हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं और लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर, इन सबको ये सारी सर्विसेज इसमें ICDS स्कीम के थ्रू प्रोवाइड की गई, जिससे हम मोटिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट दोनों को, मदर और इन्फेंट दोनों की कम मोटिलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों रेट, डिसीज रेट और डेथ रेट। जो मोटिलिटी रेट होती है वो क्या होती है, पर्सन की डेथ रेट होती है, और जो मॉर्बिडिटी रेट होती है वो क्या होती है, पर्सन की डिसीज रेट होती है। तो हम ये दोनों रेट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ICDS क्या होता है। ICDS स्कीम रिप्रेजेंट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक प्रोग्राम्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो जो ICD स्कीम है वो क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट यूनिक प्रोग्राम्स है जो चाइल्डहुड के डेवलपमेंट के लिए चलाया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रोग्राम वेयर एम टू बी गर्ल चाइल्ड अप टू हर एडोलेसेंट ऑल चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर ऑफ एज, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो जो स्कीम्स है ICDS स्कीम है उसके बेनिफिशियरीज कौन है, कौन कौन से लोगों को इसमें रखा गया है, एडोलेसेंट और 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे, 0 से लेके इसमें 6 साल तक के बच्चों को रखा गया, प्रेग्नेंट वुमेन्स को रखा गया, लैक्टेटिंग मदर्स को रखा गया। फिर हम इसके पर्पस देख लेते हैं कि क्या क्या इसके पर्पस होते हैं। तो पर्पस ऑफ इनिशिएशन, इसके कौन कौन से पर्पस होते हैं। फर्स्ट आ जाता है रूटीन MCH सर्विसेज नॉट रीचिंग टारगेट पॉपुलेशन। MCH क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। रूटीनली हमें क्या करवाना है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, लेकिन जिस जगह पे, जिस टारगेट पॉपुलेशन में ये नहीं प्रोवाइड की जा रही है उस जगह पे हमें रूटीनली मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करवाना है, इसीलिए इसका इनिशिएशन किया गया है, इसीलिए चाइल्ड हेल्थ स्कीम यहाँ पे बनाई गई है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल कंपोनेंट नॉट कन्वर्ड बाय द हेल्थ सर्विसेज। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करना है, हेल्थ सर्विसेज हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नीड फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे इंकरेज करना है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं, अगर कोई कंपेनिंग वगैरह कम्युनिटी में चलाई जा रही है तो सभी लोग मिलके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें, वहाँ पे वर्क करें और कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन करके वहाँ का अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके। ICDS प्रोग्राम के तहत न्यूट्रिशनल के लिए, हेल्थ के लिए, हर सारी चीज़ों के लिए उनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICDS। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं ICDS के। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर ऑफ एज ग्रुप। तो जो बच्चे होते हैं 0 से 6 साल के जो चिल्ड्रंस होते हैं, प्री स्कूल्स होते हैं, उनको क्या देना, न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करना, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट बैलेंस डाइट उनको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू ले एंड फाउंडेशन ऑफ प्रॉपर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो चाइल्ड है उसको प्रॉपर तरीके से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी ये वर्क करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। तो जो इंसिडेंस रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, मोर्टिलिटी रेट है, इन सबको कम करने के लिए मोर्टिलिटी रेट क्या जाती है, हमारी डेथ रेट आ जाती है। जो पर्सन्स होते हैं उनकी डेथ रेट होती है। मॉर्बिडिटी क्या होती है, डिसीज रेट होती है। ये क्या होती है, डिसीज रेट होती है। और जो मोर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, डेथ रेट होती है। माल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट, ये सारी चीज़ों को, जो बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें,
मोटिलिटी रेट को कम करें, मॉर्बिडिटी रेट को कम करें, और जो स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको हम स्कूल में पहुंचा के उनको अटेंडेंस भी उनकी इंक्रीज़ करें स्कूल्स में, और उनको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर तरीके से हमें प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट टू प्रमोट द चाइल्ड डेवलपमेंट। सारे जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो चाइल्ड के लिए वर्क कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट में सब में इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन हमें बना के रखना है, और जो पॉलिसीज़ चाइल्ड के लिए चलाई जा रही हैं उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट वहाँ पे करना है। इसके लिए जो चाइल्ड है उसका हमें पूरा ग्रोथ डेवलपमेंट यहाँ पे बनाना है, और उसमें जितनी भी पॉलिसीज़ यहाँ पे चलाई जा रही हैं चाइल्ड के लिए वो सारी पॉलिसीज़ हमारी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ आईसीडीएस। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आईसीडीएस में होते हैं? तो फर्स्ट हमारा आता है हेल्थ चेकअप। जो चाइल्ड है, मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, सबका हेल्थ चेकअप प्रॉपर तरीके से पीरियोडिकली यहाँ पे किया जाना चाहिए। ग्रोथ प्रमोशन एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग। ग्रोथ प्रमोशन पे, ग्रोथ डेवलपमेंट में हमें बच्चे का ध्यान देना है कि प्रॉपर तरीके से उसका ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर सप्लीमेंट्री फीडिंग बीनिंग में किया जाता है कि अगर 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके बाद में हमें उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग देनी है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या है, बच्चा अगर बॉर्न होता है तो बॉर्न होने के बाद में उसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें सारे टीके उसको लगाने हैं। जैसे बर्थ के टाइम में कौन सा लगता है, बीसीजी, हेपेटाइटिस और ओपीवी का वैक्सीनेशन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रेफरल सर्विसेज हमें देनी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन। हमें अगर कोई डिसीज़ यहाँ पे हमें मिल रही है तो हमें रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर चाइल्डहुड को केयर की नीड है तो हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर करनी है। प्री स्कूल्स एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाना है। न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से उनको देना है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन आईसीडीएस। हमें आईसीडीएस में क्या क्या रोल्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के? तो फर्स्ट हमारा जाता है हेल्थ चेकअप एंड स्क्रीनिंग। हमें जो चाइल्ड है 0 से 6 ईयर के जो चाइल्ड हैं और मदर हैं, लैक्टेटिंग मदर है, सबके हमें हेल्थ चेकअप करना है, प्रॉपर तरीके से उसकी स्क्रीनिंग करवानी है। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनाइजेशन सपोर्ट। इम्यूनाइजेशन में कहा जाता है बच्चे को प्रॉपर तरीके से नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें टीके सारे लगवाने हैं। न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग में क्या है, प्रॉपर तरीके से हमें वेल बैलेंस डाइट मदर को भी देना है और चाइल्ड को भी देना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। हमें हेल्थ के प्रति एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बच्चों में डायरिया वगैरह हो जाता है, एयर इन्फेक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर अगर कुछ भी हो रहा है चाइल्ड में तो उसको हमें तुरंत कंसल्टेंट से मिलना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट कर देने हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेफरल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर चाइल्ड सीवियर है, ज़्यादा उसको डिसीज़ कंडीशन उसकी सीवियर है तो हमें उसको रेफ़र करना है हाई सेंटर्स में, और हमें अदर हेल्थ टीम से कोऑर्डिनेट करके रखना है और उस डिसीज़ कंडीशन के बारे में बताना है, जिससे हम जल्दी से बच्चे को रेफ़र करके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का IMNCI। IMNCI क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये IMNCI का फुल फॉर्म होता है। IMNCI इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू चाइल्ड health that focus on the well-being of the whole child, and its aim to reduce death, illness and disability and promote improved growth and development among children under 5 year of age। तो जो IMNCI होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होता है, किसका कर रहे हैं हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट? न्यूनेट्स का और जो चाइल्डहुड है उनका हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कर रहे हैं। उनका कंप्लीट हम हेल्थ से लेके पूरा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जा रहा है। जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन सबको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो जो इंटीग्रेटेड
मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस है वो किस पे फोकस कर रहा है, चाइल्ड के वेलबींग की, उसकी होल वेलबींग के ऊपर फोकस कर रहा है। और किसको रिड्यूस कर रहा है, डेथ, इलनेस और डिसेबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। देन इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर रहा है एमंग अंडर 5 ईयर ऑफ एज, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको। ये जो हमारी डेफिनेशन है वो किसने दी थी, अकॉर्डिंग टू WHO। IMNCI इज द कैडर इन 2 ग्रुप्स। जो IMNCI का है उसमें कितने ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स में IMNCI को डिवाइड कर दिया है। 2 ग्रुप्स में IMNCI को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ग्रुप हमारा है 0 to 2 मंथ, मतलब जो बच्चा तुरंत बॉर्न हुआ उससे लेके 2 महीने तक के बच्चे को एक ग्रुप में रखा गया है, 0 to 2 मंथ यंग इन्फेंट। फिर दूसरा ग्रुप कौन सा हमारा, 2 महीने से लेके 5 साल, 2 मंथ टू 5 ईयर चिल्ड्रन, 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को सेकेंड ग्रुप में रखा गया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों हम इसको IMNCI को लेके आए हैं, क्यों हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारा इसका हम उद्देश्य देख लेते हैं क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट आ जाता है रिड्यूस मोर्टिलिटी। रिड्यूस मोर्टिलिटी में क्या आ जाता है, जो डेथ रेट होती है, जो चाइल्ड है उसकी डेथ रेट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो हम यहाँ पे IMNCI को लाके चाइल्ड की हर तरीके से वेलबींग रख के हम उसकी डेथ रेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी। जो डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी थी, सीवियरिटी थी, उनको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। इलनेसेस को रिड्यूस कर रहे हैं, जो डिसेबिलिटीज आ रही थी उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं IMNCI से। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर ऑफ चाइल्ड लाइफ। जो चाइल्ड होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब होता है, फर्स्ट 0 से लेके 5 साल तक बहुत ज़्यादा उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेंगे ड्यूरिंग 5 ईयर ऑफ लाइफ में, तो उसकी जो होल लाइफ है वह अच्छी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ IMNCI। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं IMNCI के, तो फर्स्ट होता है हेल्थ वर्कर कंपोनेंट, जिसमें हेल्थ वर्कर वर्क करते हैं IMNCI में। जो सारे चाइल्ड की, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी सारी वेलबींग के ऊपर ध्यान रखा जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव इन द ओवरऑल हेल्थ सिस्टम। इससे सारा ओवरऑल सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन फैमिली, कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। जो IMNCI है इससे फैमिली में इम्प्रूवमेंट आता है, कम्युनिटी की हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट आता है। अब हम इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं IMNCI के। तो इसके फर्स्ट प्रिंसिपल में आ जाता है ऑल सिक चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज मस्ट बी एग्जामिन फॉर द कंडीशन विच इंडिकेट इमीडिएट रेफर एंड हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें क्या है, जो हमारा चाइल्ड है, सिक चाइल्ड है, कोई भी 5 साल से छोटा बच्चा अगर सिक हो रहा है तो उसको हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है। उसको इमीडिएट अगर रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है हाई सेंटर में, सीवियरिटी ज़्यादा है उसकी डिसीज़ की, तो हमें क्या करना है, उसको हाई रेफर सेंटर में उसको रेफ़र करना है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है तो हमें जो चाइल्ड है उसको हॉस्पिटलाइज करना है और उसकी मोर्टिलिटी रेट को हमें कम करनी है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है ऑल सिक यंग इन्फेंट अप टू 2 मंथ ऑफ एज मस्ट बी असेस्ड फॉर पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जॉइंडिस, देन दे मस्ट बी रूटीनली असेस्ड फॉर द मेजर सिम्टम्स डायरिया। कि जो इन्फेंट है, सिक इन्फेंट है, 2 महीने तक के बच्चे हैं, उनमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा 2 महीने तक के बच्चों में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है उनको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है, और मेजर सिम्टम्स हमें डायरिया के देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें रूटीनली असेस्ड करना है, क्योंकि यही ऐसे एक हाई रिस्क सिम्टम्स होते हैं बच्चों में जिनसे उनकी डेथ भी हो जाती है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल इसमें आ जाता है ऑल सिक चिल्ड्रन ऑफ एज 2 मंथ टू अप टू 5 ईयर मस्ट बी एग्जामिन फॉर द जनरल डेंजर साइन विच में इंडिकेट द नीड फॉर इमीडिएट रेफरल or admission to a hospital. They must be routinely assessed for major symptoms, cough and difficulty breathing, diarrhea, fever and air प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या बोला है कि जो सिक चिल्ड्रन हैं, 2 महीने से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जनरल डेंजर साइन उनमें एग्जामिन करना है, और इमीडिएट रेफ़र की ज़रूरत पड़ती है तो उनको इमीडिएट रेफ़र करना है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको
हॉस्पिटलाइज करना है। तो रूटीनली हमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको असेस करना है 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में। इसमें आ जाता है हमारा कफ, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग आता है, डायरिया, फीवर, एयर प्रॉब्लम्स। ये सारी अगर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है बच्चों में 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में, तो हमें उसको इमीडिएट उसके ट्रीटमेंट की नीड रहती है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाता है, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ केयरफुल सेलेक्टेड क्लिनिकल साइन आर असाइन बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ देयर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी टू डिटेक्ट डिसीज। तो जो क्या करना है, हमें क्लिनिकल साइन को यहाँ पे असाइन करना है। कौन सा क्लिनिकल साइन है, कितनी सीवियरिटी है डिसीज़ की, इसके अकॉर्डिंग हमें उस डिसीज़ को डिटेक्ट करना है, उसके बारे में जानना है। और जो बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के बच्चे, उनमें हमें रूटीनली असिस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेड क्लिनिकल साइन द child is placed in the classification 1 not specific diagnosis but categories that are used to determine the treatment। तो जो अगर कोई क्लिनिकल साइन हमें मिल रहा, हमने 4th प्रिंसिपल में क्या देखा था, हमें क्लिनिकल साइन यहाँ पे देखना है चाइल्ड में। अगर हमें कोई क्लिनिकल साइन यहाँ पे मिल जाता तो उसके बाद हमें क्या करना है, उस क्लिनिकल साइन को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई कर देंगे कि हम उसको किस कैटेगरी में रखें, कितना ज़रूरत है हमें बच्चों को ट्रीटमेंट देने की। तो उसकी हमें कैटेगरी है, फर्स्ट आ जाता है रेफरल। अगर हमें कोई सीवियरिटी ज़्यादा मिलती है, डेंजर साइन सीवियर है वहाँ पे बच्चों में, तो हमें क्या करना है, बच्चों को रेफ़र करना है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ दे के बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं तो हम लो सेंटर्स में भी रख के उनको ट्रीट कर सकते हैं। अगर उनकी सीवियरिटी ज़्यादा है तो हमें हाई सेंटर्स में उनको रेफ़र करना है। मैनेजमेंट एट होम, अगर बच्चे को ज़्यादा उनकी सीवियरिटी नहीं है, माइल्ड केसेस है, तो उनको हमें क्या करना है, घर पे ही मैनेज करना है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है, द क्लासिफिकेशन आर कलर कोडेड। हमें कलर कोडेड का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट हमने कलर लिया है पिंक, येलो और ग्रीन, ये 3 कलर होते हैं। मैनेजमेंट के, होम मैनेजमेंट के है, या फिर हमें रेफ़र करना है, हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, तो ये हमारे 3 कलर कोडिंग है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं डिसीज़ को, बच्चे की सीवियरिटी को। तो पिंक में आ जाता है सजेस्ट हॉस्पिटल रेफरल एंड एडमिशन। इसमें जो पिंक है उसमें क्या रहेगा, बच्चे को हमें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है और उनको हमें अगर हॉस्पिटलाइज करके अगर कोई हाई सेंटर में रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ रही तो उस टाइम में हमें हाई सेंटर में भी रेफ़र करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है येलो कलर। येलो कलर में क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट इनिशिएशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। येलो हमें इंडिकेशन देता है कि हमें उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देके उसको डिसीज़ को ट्रीट करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में क्या है, कॉल फॉर होम मैनेजमेंट। अगर बच्चे को ग्रीन कैटर में रखा जाता है, ग्रीन कलर में रखा जाता है कलर कोडेड के अकॉर्डिंग, तो हमें उसको हम जनरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उसको घर हम भेज सकते हैं, घर में ही मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब हम इसके मैनेजमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सिक यंग इन्फेंट 0 to 2 मंथ, 0 से लेके 2 महीने तक के बच्चों में हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है असिस्ट टू इन्फेंट, चेक फॉर डिफ़िकल्टी फीडिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। अगर 0 से लेके 2 महीने तक का बच्चा है तो उसमें हमें डिफ़िकल्टीज़ देखनी है कि वह फीडिंग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे इमेच्योर लंग वाले जो बच्चे रहते हैं उनमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों में हमें डिफ़िकल्टी फीडिंग देखने को मिलती है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो सक अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। तो ये सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमें इन्फेंट में चेक करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है क्लासीफाई इलनेस। हमें इलनेसेस को क्लासीफाई करना है। सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर के बच्चों में लोकल इन्फेक्शन है, डायरिया है, जो क्लासीफाई करना है और उनको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उनको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रीटमेंट एंड रेफर। गिव फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स इफ सीरियस, रेफर इमीडिएट इफ नीडेड। अगर कोई हमें सीरियस केसेस मिलता है तो उस टाइम में हमें फर्स्ट डोज एंटीबायोटिक का उनको देना है। अगर हमसे वह रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ रही है, हमसे ट्रीट नहीं हो पा रहा, तो हमें उसको हाई सेंटर्स में भी इमीडिएट रेफ़र करने हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है काउंसलिंग द मदर्स। हमें मदर की काउंसलिंग देनी है। एंश्योर वार्म एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, रिकॉग्नाइज डेंजर
साइन, हमें मदर को क्या करना है, बच्चे को, चाइल्ड को वार्मथ रखने के लिए बोलना है, उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। फिर अगर कोई डेंजर साइन मदर को हमें बच्चे में देखने को मिलते हैं, जैसे डायरिया वगैरह होता है, उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, शक नहीं कर पाते हैं, फीडिंग नहीं लेते, तो ये सारे डेंजर साइन को हमें क्या करना है, मदर्स को समझाना कि इनको असेस करे और हमें बताए, और डॉक्टर से, फिर पेडियाट्रिशियन से यहाँ पे सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे मैनेजमेंट में आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ सिक चिल्ड्रन। 2 महीने से लेके कहाँ तक के, 5 साल तक के, 2 मंथ टू 5 ईयर में क्या मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट हमारा आ जाता है असेस द चाइल्ड, चेक द जनरल डेंजर साइन, आस्क अबाउट द मैन सिम्टम्स, कफ, डायरिया, फीवर एंड एयर प्रॉब्लम्स। हमें जो बच्चे हैं 2 महीने से लेके 5 साल तक के, उनमें हमें जनरल डेंजर साइन को असेस करना है, उनमें मैन सिम्टम्स हमें देखने की, उनको कफ कोल्ड वगैरह तो नहीं हो रहा है, डायरिया तो नहीं हो रहा, डायरिया में क्या होता है, लूज मोशंस होते हैं, तो लूज मोशंस तो नहीं हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहे हैं, थिक हो रहा है या फिर लूज़ हो रहा है, किस तरीके का मोशन उनको हो रहा है डायरिया में, वो सारी चीज़ें हमें पूछनी है। फीवर तो नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा हुआ है बॉडी का, एयर प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एयर पेन वगैरह या फिर एयर इन्फेक्शन, एयर्स में किसी प्रकार का फ्लूइड लिक्विड बाहर आना, ये सारी प्रॉब्लम्स एयर में देखने को तो नहीं मिल रही हैं। इन सारी चीज़ों को हमें असेस करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है क्लासीफाई द इलनेसेस। हमें इलनेस को क्लासीफाई करके उनको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको क्लासीफाई करना। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है पिंक। पिंक में क्या होता है, अर्जेंट रेफ़र किया जाता है, यहाँ पे सीवियर केस होता है तो हमें तुरंत रेफ़र करना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है पिंक, पिंक हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है येलो। येलो में क्या होता है, हेल्थ फैसिलिटी, हमें तुरंत उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रीन। ग्रीन में क्या होता है, ट्रीट एट होम, हमें ओपीडी बेसिस पे चाइल्ड का ट्रीटमेंट करके उसको होम में भेज दिया जाता है, जिससे वह घर में रह के उनका ट्रीटमेंट चलता रहे, मैनेजमेंट हम घर में ही कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ट्रीट द चाइल्ड। हमें चाइल्ड को कैसे ट्रीट करना है, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई वो सीरियस कंडीशन है या भी कोई भी उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देके उसको मैनेज करना है। ट्रीट माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। अगर बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो रहा है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है, कम वेट है या बहुत ज़्यादा वेट है, एनीमिया, उसको खून की कमी है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ट्रीटमेंट करना है, मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है काउंसलिंग एंड केयर गिवर्स, टीच मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइस ऑन फीडिंग एंड फ्लूइड्स। हमें मेडिसिन के लिए जो केयर गिवर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरीके से मेडिसिन देनी है, हमें दिन में 1 बार देनी है, 2 बार देनी है, सोते टाइम देनी है, खाना खाने के पहले देनी है, बाद में देनी, हर तरीके से हमें उस मेडिसिन के बारे में जो केयर गिवर है उनको काउंसलिंग देनी है। फीडिंग के लिए एडवाइस करने की, फीडिंग देने के बाद में उनको 10 से 15 मिनट जो बच्चा है उसको कंधे पे रखना है, जिससे वह डकार ले सके, बर्पिंग कर सके, ये सारी चीज़ें हमें केयर गिवर्स को बताना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉलोअप केयर। फॉलोअप केयर में क्या है, शेड्यूल रिटर्न विजिट्स, मॉनिटर ट्रीटमेंट प्रोग्रेस। हमें शेड्यूल बना के रखना है, जब हमारे पास चाइल्ड आता है उसी टाइम में हमें नेक्स्ट शेड्यूल उनको बता देना है कि नेक्स्ट शेड्यूल उनका विजिट का किस दिन रहेगा, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसकी हमें प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करना है। 6 का एफ, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। हमें यहाँ पे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बताना है। तो जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है, जिसमें एड्स और जो HIV होते हैं उसको हम कंट्रोल करने के लिए चलाते हैं। ये जो प्रोग्राम है, जो न्यू केसेस हमारे आ रहे हैं एड्स से रिलेटेड, उन केसेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पुराने केसेस को हम रोक सकते हैं। तो मतलब अल्टीमेट हमारा इसके जो प्रोग्राम्स है उसका गोल क्या है, जो HIV केसेस हैं, एड्स केसेस हैं, उनको क्या करना, ट्रांसफ़र होने से, ट्रांसमिशन होने से उनको रोकना, प्रिवेंट करना। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल HIV एंड एड्स। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, मेजर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, और ये इंडिया में क्यों चलाया गया, HIV को और एड्स को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। द गवर्नमेंट फॉर्मिंग द नेशनल एड्स कमेटी NAC हेडेड बाय द यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1987। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बनाया, उसके लिए एक नेशनल एड्स कमेटी तैयार की। जो हेल्थ सेक्रेटरी, जो यूनियन है इसका हेड है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी इसका हेड है, जिसमें एड्स से रिलेटेड सारे चीज़ें यहाँ पे
रूल्स रेगुलेशन उससे रिलेटेड बनाए जाते हैं। तो ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1987 में ये लॉन्च हुआ था। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है टू प्रिवेंट न्यू HIV इन्फेक्शन। जो न्यू HIV अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, वह उसका ब्लड अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन को हम ट्रांसमिट करते हैं या फिर उससे वह सेक्सुअली कांटेक्ट बनाता है, तो उससे क्या होता है, जो HIV है वह इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जो न्यू केसेस हो रहे हैं, न्यू केस आ रहे हैं HIV को, उसको हमें प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट टू अफेक्टेड पीपल। जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको हमें केयर प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, HIV का ट्रीटमेंट देना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनमें स्टिग्मा बनाए जाते हैं, HIV पर्सन को अलग रखा जाता है, उनको अलग नज़रों से देखा जाता है। इन सारी चीज़ों को हमें, स्टिग्मा को रिड्यूस करना है, उनसे का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है समाज में, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको हमें बचाना है। नेक्स्ट आ जाता है इन स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम। अगर हम HIV एड्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं, उनसे न्यू केसेस नहीं आते हैं, जो पुरानी केसेस हैं उनको हम प्रिवेंट कर लेते हैं, तो इससे हमारी जो हेल्थ सिस्टम है वो क्या होगा, हमारा अच्छा बनेगा, उसमें स्ट्रेंथन आएगी। नेक्स्ट आ जाता है फेजेस ऑफ NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की हमें फेजेस बतानी है। तो फर्स्ट फेज इसमें आ जाती है जो 1992 से लेकर 1999 तक चलाई गई थी, जिसमें एड्स के प्रति लोगों को अवेयर किया गया। ब्लड सेफ्टी बताई गई कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ब्लड ट्रांसमिट होता है तो उससे क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। NACP सेकेंड में क्या आ जाता है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेकेंड में आ जाता है 1999 से लेके 2006 तक ये प्रोग्राम चलाया गया। तो इस प्रोग्राम में क्या है, इसकी रोल्स रहे हैं, बिहेवियरल चेंज किया गया, जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं उनका बिहेवियरल यहाँ पे चेंज किया गया, टारगेट इंटरवेंशन किया गया कि अगर कोई HIV पर्सन है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते, तो उस टारगेट बेस्ड पे HIV का यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट हमारा फेज में आ जाता है NACP थर्ड। इसमें ये कब चलाया गया, 2007 से लेके 2012 तक ये चलाया गया। इसमें क्या है, प्रिवेंशन एंड फ्री ART सर्विसेज। यहाँ पे प्रिवेंशन किया गया, और जो ART सर्विसेज है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है, उसमें क्या क्या करते हैं कि जो प्रिवेंटिव करते हैं। अगर कोई केस हमें मिल रहे हैं HIV वाले, तो उस केस को हमें अर्ली डिटेक्ट करना है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, देन उनको फ्री ART सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। NACP फोर्थ 2012 से लेकर 2070 तक ये चलाया गया। इसमें कंसोलिडेशन और रिड्यूस न्यू केसेस, अगर कोई न्यू केसेस हमें मिल रहे हैं तो उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है NACP फोर्थ। ये 2017 से लेकर 2025 तक ये चलाया गया है। इसमें एंडिंग एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेड। इसमें क्या किया गया है, जो एड्स है उसका एंडिंग की गई है। एंडिंग कैसे, जो पब्लिक हेल्थ है उनके दिमाग से ये निकाला गया है कि एड्स क्या है, बहुत ही इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, या फिर उनको हम, जो पीपल को हुआ है उसको हम डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में करें, या उनको सोसाइटी से अलग रखा जाए। तो ये सारे थ्रेट्स जो होते हैं, स्टिग्मास होते हैं, उनको रिड्यूस किया गया और पब्लिक हेल्थ से इसको हटाया गया। फिर हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन। हमें क्या करना है, पहले प्रिवेंट करना है HIV इन्फेक्शन को। तो फर्स्ट आता है अवेयरनेस प्रोग्राम। हमें जगह जगह पे कंपेनिंग चलानी है और उसका अवेयरनेस प्रोग्राम हमें यहाँ पे करना है। नेक्स्ट आ जाता है सेफ सेक्स एजुकेशन। हमें सेफ सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जिसमें हमें बताना है कि भाई कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो HIV ट्रांसमिशन है वो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर हम कोई भी पर्सनस का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं दूसरे पर्सन में, तो हमें HIV इन्फेक्टेड है नहीं है, सारे टेस्ट लगाने के बाद ही दूसरे पर्सनस में हमें ब्लड ट्रांसमिशन करना है। अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर देते हैं तो उनको यहाँ पे HIV हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेस्टिंग एंड काउंसलिंग। टेस्टिंग काउंसलिंग में क्या है, ACTC इसमें है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड
टेस्टिंग सेंटर, इसमें ये एक ACTC सेंटर होता है जिसमें जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी टेस्टिंग की जाती है और उनको ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है टेस्टिंग के बाद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ट्रीटमेंट। इसमें आ जाता है फ्री ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। यहाँ पे फ्री में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड की जाती है जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनको। नेक्स्ट आ जाता है केयर एंड सपोर्ट, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट। जो HIV इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनको हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल प्रॉपर सपोर्ट देना है, सोशल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आ जाता है टारगेटेड इंटरवेंशन। टारगेटेड इंटरवेंशन में क्या आता है, हाई रिस्क ग्रुप। हमें हाई रिस्क ग्रुप को क्या करना है, टारगेट करना है और उनसे हमें HIV को निकालना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। हमें यहाँ पे रोल बताने हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के। तो फर्स्ट आ जाता है हेल्थ एजुकेशन ऑन HIV प्रिवेंशन। हमें जो पीपल्स हैं उनको क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है HIV इन्फेक्शन से, कि हम किस तरीके से HIV इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें ध्यान देना है कि हम हेल्दी ब्लड को ही किसी पर्सन में ट्रांसफ्यूज करें, वो है HIV नेगेटिव होना चाहिए। और अगर हम उनको सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं तो उनको हमें बताना कि वह कॉन्डम्स वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है काउंसलिंग पेशेंट एंड फैमिलीज। हमें जो पेशेंट है HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, उनकी फैमिलीज़ को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आ जाता है कंडक्टिंग कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। हमें कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने हैं जिससे जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं वो HIV को लेके यहाँ पे अवेयर हो पाएँ, किस तरीके से वह HIV हो रहा तो वो है इन्फेक्शन से, ट्रांसमिशन से यहाँ पे बच पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है असिस्टिंग इन HIV टेस्टिंग एंड फॉलोअप। हमें क्या करना है, असिस्ट करना है कि वह HIV के टेस्ट करवाए, उसको अगर कोई पर्सन्स को है तो उसको फॉलोअप केयर प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आ जाता है एंश्योरिंग ART अडेरेंस। हमें उनको बताना है कि जो ART है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनको दी जाती है, तो वह ART थेरेपी यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग स्टिग्मा इन कम्युनिटी। स्टिग्मा हमें कम्युनिटी में क्या करना है, कम करना। जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनको हमें क्या करना है, कम्युनिटी हमें सोशलाइज करना है, वह प्रॉपर तरीके से रहे, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो और HIV को लेके कोई भी ऐसा माइंडसेट नहीं हो लोगों के में कि ये पर्सन्स को HIV है तो इसको हम दूर रखें। तो ये सारे स्टिग्मास जो होते हैं उनको हमें निकालना है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग। अगर कोई हम HIV पर्सन्स हैं उसको ART थेरेपी दे रहे हैं या फिर ICTC सेंटर में उनको भेज रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो हमें सारी चीज़ें उस पर्सन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स बनाने हैं, जिससे हमें इन फ्यूचर किसी रिसर्च में भी काम पड़ सकता है या फिर उसके ट्रीटमेंट की अगर फॉलोअप की बात करें तो फॉलोअप में भी हमें काम पड़ सकता है कि हमें जो इवोल्यूशन है क्या प्रॉपर तरीके से उसका रिजल्ट मिल रहा है, कितना % हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। ये सारी चीज़ें को हमें कंपेयर करने के लिए प्रीवियस से एट अ टाइम जो हमने रिपोर्टिंग करवाई है उनकी वो सारी चीज़ें को हम कंपेयर कर सकते हैं, इसीलिए हमें रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है। नेक्स्ट आ जाता है रेफरल सर्विसेज। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, सीवियरिटी ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, उस टाइम में हमें उस पर्सन को हाई सेंटर्स में रेफ़र करना है जिससे उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन पेपर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का 2021 का कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। हम आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।